अरे, कभी स्कूल की सुबह वाली असेंबली में या किसी मेले में ऐसा लगा है कि चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं, एकदम खचाखच भरा हुआ। बिल्कुल। आज हम लोग कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एक स्कूल या मेले की नहीं, बल्कि पूरे देश के बारे में। बिल्कुल, आज हम लोग पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वाले चैप्टर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, मतलब ये कहानी है हमारे देश के लोगों की, हम सब की। सही बात है। और आज की इस बातचीत में हमारा मकसद एक बड़ा सवाल सुलझाना है, जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। भारत की इतनी बड़ी आबादी जो जल्द ही दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी, वो असल में हमारे लिए एक बोझ है या हमारा सबसे बड़ा हथियार? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोतों की मदद से आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये सिर्फ लोगों की गिनती है, जैसे क्लास में टीचर अटेंडेंस लेती है? हाँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2? वो तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये गिनती से कहीं ज्यादा है। अच्छा। आप ऐसे सोचिए कि किसी भी देश के लिए उसके लोग ही सबसे कीमती चीज, मतलब वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं। यही लोग देश को बनाते हैं, चलाते हैं और यहाँ की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, वो सब किसके लिए हैं? लोगों के लिए ही ना। हाँ, सही बात है। इसलिए इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब देश का असली खजाना तो उसके लोग हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक शब्द मैंने सुना है, सेंसस यानी जनगणना। अब ये क्या होता है? क्या ये पूरे देश का अटेंडेंस रजिस्टर है? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। सेंसस एक तरह से एक ऑफिशियल गिनती है। अच्छा। जैसे स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेती है, वैसे ही सरकार हर घर जाकर लोगों की गिनती करती है। पर ये सिर्फ गिनती नहीं है, वो ये भी पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, वो क्या काम करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। मतलब पूरी डिटेल। हाँ, पूरी डिटेल। और इन रिपोर्ट्स को पढ़ने पर एक बात साफ होती है कि भारत में पहली बार ये हुई 1872 में। ओके। लेकिन जो पहली पूरी मतलब कंप्लीट जनगणना थी, वो 1881 में हुई। और तब से ये हर 10 साल में होती है, रेगुलरली। हर 10 साल में? जी। देश के लोगों के बारे में सबसे ज्यादा और पक्की जानकारी हमें इसी से मिलती है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। हमारे इस खजाने में है कितने लोग? नंबर्स क्या कहते हैं? ये बोझ है या हथियार? ये समझने के लिए इसका साइज जानना तो जरूरी है। बिल्कुल। सोर्स के डेटा को अगर हम देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की आबादी 121 करोड़ थी। 121 करोड़? हाँ, 1210.6 मिलियन। और यहाँ एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात है। क्या? दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती है। 17%? जी, जबकि हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन है। अरे बाप रे, ये तो वैसे ही हुआ जैसे एक छोटे से कमरे में बहुत बड़ी फैमिली रह रही हो। बिल्कुल वही बात है। मतलब जगह कम और लोग बहुत ज्यादा। तो क्या ये सारे 122 करोड़ लोग पूरे देश में बराबर फैले हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। ये बंटवारा बहुत असमान है, मतलब अनइवन है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, लगभग 19.9 करोड़ लोग। 19 करोड़? हाँ, ये पूरे देश की आबादी का 16% है। और दूसरी तरफ है सिक्किम, हिमालय में बसा एक छोटा सा राज्य, जहां सिर्फ 6 लाख के करीब लोग रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 19.9 करोड़ और 6 लाख? ये तो ऐसा हुआ है जैसे एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, वो हो गया उत्तर प्रदेश। हाँ। और दूसरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा बैठा है, वो हो गया सिक्किम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इतना जबरदस्त फर्क। मुझे लगता है इसका कुछ लेना देना इस बात से होगा कि कहाँ रहना आसान है और कहाँ मुश्किल। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ लिए। मतलब कोई पथरीले पहाड़ पर क्यों रहेगा अगर उसे नदी किनारे उपजाऊ मैदान मिल जाए? क्या जमीन और मौसम का इसमें कोई रोल है? बिल्कुल। इसी को समझने के लिए जो लोग जनसंख्या की पढ़ाई करते हैं, वो एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व, ये क्या बला है? सुनने में तो बहुत टेक्निकल लग रहा है। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। अच्छा। इसका मतलब है एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। ओ। सोचिए, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा सा बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर कितने लोग रहते हैं, वही उस जगह की डेंसिटी है। समझ गई। इससे पता चलता है कि कौन सी जगह कितनी घनी बसी हुई है। भारत का औसत घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अच्छा, 382 लोग एक बॉक्स में?
तो देश में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ कहाँ है और कहाँ खुली खुली जगह है? स्रोत इसे साफ तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, हाई डेंसिटी वाले राज्य। हाँ, ये वो जगहें हैं जहां जमीन उपजाऊ है, खेती के लिए अच्छी है, पानी है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स। एग्जैक्टली। बिहार इसमें टॉप पर है, जहां उस 1 किलोमीटर वाले बॉक्स में 1102 लोग रहते हैं। 1000 से ज्यादा? हाँ। उसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल आते हैं। ठीक है। दूसरा है मॉडरेट डेंसिटी, यानी मध्यम घनत्व। ये वो इलाके हैं जो थोड़े पहाड़ी या पथरीले हैं, जैसे असम और ज्यादातर पेनिनसुलर स्टेट्स। ओके, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक। बिल्कुल। और तीसरा है लो डेंसिटी वाले राज्य। ये वो जगह हैं जहां उबड़-खाबड़ पहाड़ या रेगिस्तान है, जहां रहना मुश्किल है। हाँ, और मौसम भी काफी मुश्किल होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जहां उस बॉक्स में सबसे कम सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सिर्फ 17? 1102 बिहार में और 17 अरुणाचल प्रदेश में। जी। अब समझ आया कि आबादी का बंटवारा इतना समान क्यों है। मतलब ज्योग्राफी का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल। जहां जिंदगी आसान वहां ज्यादा लोग, जहां खेती होगी, उद्योग लगेंगे, वहीं तो लोग बसेंगे। सही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कितने लोग हैं और कहाँ हैं, पर ये संख्या यहाँ तक पहुंची कैसे? है? ये आबादी बढ़ी कैसे? क्या ये हमेशा से इतनी तेजी से बढ़ रही है? इसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। यानी समय के साथ लोगों की संख्या में आया बदलाव। स्रोत हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। 1951 में भारत की आबादी लगभग 36.1 करोड़ थी। 36 करोड़? हाँ, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। बाप रे, ये तो 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। मतलब रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। हाँ, खासकर 1951 से 1981 तक का जो दौर था, उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दौर भी कहते हैं। ओह! लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है। 1981 के बाद से बढ़ने की रफ्तार यानी ग्रोथ रेट थोड़ी धीमी हुई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा सुनते हैं कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सही सवाल है। तो रफ्तार धीमे होने का असल में मतलब क्या है? ये अच्छी खबर है या अभी भी चिंता की बात है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। मान लीजिए एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चल रही है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। अब ड्राइवर ब्रेक लगाता है और स्पीड 150 हो जाती है। स्पीड तो कम हुई है, पर गाड़ी अभी भी बहुत तेज चल रही है और रुकने से पहले बहुत आगे निकल जाएगी। वाह, अब समझ आया। मतलब हमारी आबादी का बेस पहले से ही इतना ज्यादा है कि रफ्तार कम होने के बाद भी हर साल जुड़ने वाले लोगों की संख्या अब भी करोड़ों में है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। वाह। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इसी वजह से धीमी रफ्तार के बावजूद भारत जल्द ही आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। मतलब हमारी गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद भी रेस में आगे निकल जाएगी। बिल्कुल। तो इस गाड़ी के चलने और रुकने के पीछे का इंजन क्या है? आबादी में ये बदलाव आता कैसे है? इसके पीछे का प्रोसेस क्या है? इसके 3 मुख्य इंजन हैं जिनसे पॉपुलेशन चेंज होती है। 3 इंजन? ओके। पहला, बर्थ रेट यानी जन्म दर। एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए। ठीक है। दूसरा, डेथ रेट यानी मृत्यु दर। एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनों की मौत हुई। और तीसरा? तीसरा है माइग्रेशन यानी प्रवास, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। अरे, ये तो बाथरूम के टब जैसा है। हाँ, वो कैसे? बर्थ रेट नल से आता हुआ पानी है और डेथ रेट नाली से जाता हुआ पानी। अगर नल तेज चल रहा और नाली धीरे तो टब भर जाएगा। क्या शानदार उदाहरण है। और 1960-70s में भारत में बिल्कुल यही हुआ। अच्छा। पहले भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा थे। मतलब नल भी तेज था और नाली भी खुली थी, तो टब का लेवल मोटा मोटा बराबर रहता था। ओके। फिर जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हुई, लोगों का इलाज होने लगा, तो मृत्यु दर कम हो गई। मतलब नाली छोटी हो गई। हाँ, हमने नाली को छोटा कर दिया, पर नल पूरी रफ्तार से खुला छोड़ दिया। नतीजा? तब ओवरफ्लो हो गया। बिल्कुल, वही हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। अब धीरे धीरे जागरूकता और शिक्षा की वजह से जन्म दर भी कम हो रही है, यानी नल को भी धीमा किया जा रहा है। अच्छा, अब समझ आया पूरा खेल। और ये तीसरा इंजन, माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? ये तो हर किसी के फैमिली में होता है। कोई काम के लिए, कोई पढ़ाई के लिए शहर जाता है। बिल्कुल। और भारत में सबसे बड़ा माइग्रेशन गांव से शहरों की ओर होता है। रूरल टू अर्बन। जी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसके 2 मुख्य कारण हैं।
जिन्हें सोर्स में पुश और पुल फैक्टर्स कहा गया है। पुश एंड पुल। पुश फैक्टर्स वो कारण हैं जो लोगों को गांव से धक्का देते हैं, जैसे गांव में गरीबी, बेरोजगारी। और पुल फैक्टर्स वो हैं जो शहर की तरफ खींचते हैं, जैसे बेहतर नौकरी। हाँ, बेहतर नौकरी के मौके, अच्छी पढ़ाई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद। अच्छा, तो ये जो पुश और पुल फैक्टर है, ये तो मेरे अपने परिवार की कहानी लगती है। मेरे दादा दादी भी बेहतर स्कूल और काम के लिए गांव छोड़कर शहर आए थे। आपने बिल्कुल सही कहा। तो असल में ये लाखों लोगों की ऐसी ही कहानियों का डेटा है। ये हर दूसरे घर की कहानी है। और इसी वजह से 1951 में जहां भारत की शहरी आबादी सिर्फ 17.29% थी, वो 2011 तक बढ़कर लगभग 31.80% हो गई। काफी बड़ा जंप है। मतलब शहरों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। बात करते हैं 10 से 19 साल के लोगों की, यानी किशोरों या एडोलसेंट्स की। हाँ, जो शायद हमें सुन भी रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे देश का भविष्य है। और सोर्सेस के अनुसार भारत की कुल आबादी का 5वां हिस्सा यानी 1/5 इसी उम्र का है। 1/5? हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। यही वो लोग हैं जो अगले 10-20 सालों में देश की वर्कफोर्स बनेंगे। हमारा देश तरक्की करेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस ग्रुप का कितना ध्यान रखते हैं। तो इस उम्र के लोगों के लिए खास चुनौतियां क्या हैं? क्या दिक्कतें आती हैं? स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है पोषण की, मतलब न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन? जी, इस उम्र में शरीर तेजी से बढ़ता है, उसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन हमारे देश में बहुत से किशोरों को सही और पूरा खाना नहीं मिलता, ओहो, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। खासकर लड़कियों में एनीमिया यानी खून की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब अगर देश की नींव ही कमजोर होगी तो इमारत मजबूत कैसे बनेगी? बिल्कुल। और यहीं पर हमारे शुरुआती सवाल का जवाब छिपा है। ये जो बड़ी किशोराबादी है, इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड? हाँ, एक ऐसा मौका जब देश में काम करने वाले लोग ज्यादा हों और उन पर निर्भर लोग कम। ये किसी भी देश के लिए सुनहरा मौका होता है। अच्छा। लेकिन सोर्स ये भी साफ करते हैं कि ये मौका अपने आप नहीं मिलेगा। अगर पोषण की कमी से जूझ रहे किशोर, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वर्कफोर्स में आते हैं तो ये डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है। बाप रे। ये सिर्फ एक सामाजिक नहीं बल्कि एक आर्थिक मुद्दा है। तो अगर हमारे किशोरों का स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे देश के आर्थिक भविष्य के लिए इतनी जरूरी है, तो सरकार का गेम प्लान क्या है? कोई पॉलिसी है इसके लिए? हाँ, इसके लिए सरकार ने साल 2000 में एक बहुत जरूरी पॉलिसी बनाई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। जी। और इस पॉलिसी की सबसे खास बात ये थी कि इसका मकसद सिर्फ आबादी कंट्रोल करना नहीं था, इसका फोकस बदल गया था। फोकस बदल गया था? मतलब ये कि सरकार ने ये समझा कि लोगों पर जबरदस्ती करके या सिर्फ नंबर कम करने से बात नहीं बनेगी। अगर लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जिंदगी दी जाए तो वो खुद छोटे और स्वस्थ परिवार की अहमियत समझेंगे। The focus shifted from controlling numbers to human development. अच्छा, तो इसमें क्या-क्या शामिल था? इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? स्रोत के मुताबिक इसके कुछ मुख्य लक्ष्य थे। पहला, 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। जी। दूसरा, शिशु मृत्यु दर, यानी पैदा होने के बाद बच्चों की मौत की दर को बहुत कम करना। तीसरा, सभी बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले टीके लगवाना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। बिल्कुल। चौथा, लड़कियों की शादी में देरी को बढ़ावा देना ताकि वो पढ़ लिख सकें। और पांचवा, परिवार कल्याण को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। मतलब ये सिर्फ सरकार का काम ना हो बल्कि लोग खुद इसमें हिस्सा लें। एग्जैक्टली। तो ये पॉलिसी सिर्फ जनसंख्या के बारे में नहीं, बल्कि लोगों को मजबूत, स्वस्थ और शिक्षित बनाने के बारे में है, ताकि वो देश के लिए एक एसेट बन सकें। आपने एकदम सही समझा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम वापस अपने उस बड़े सवाल पर आते हैं, भारत की आबादी एक बोझ या एक हथियार? हमने देखा कि आबादी बहुत विशाल है, हर जगह बराबर नहीं है, बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, पर संख्या अब भी बहुत बढ़ रही है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि स्रोत हमें बताते हैं कि ये दोनों हो सकती है, ये एक दोधारी तलवार है। ओह! अगर हम अपने लोगों को, खासकर हमारे किशोरों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दे पाएं
तो यही आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सही बात है। एक पढ़ा लिखा और स्वस्थ नौजवान देश के लिए क्या नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम इसमें नाकाम रहे तो यही विशाल आबादी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। सही बात है, मतलब चाबी हमारे हाथ में है। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, श्रोत बताते हैं कि लोग बेहतर मौकों के लिए गांवों को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। इससे शहर तो बड़े हो रहे हैं, पर जरा सोचिए उन गांवों का क्या होता होगा जिन्हें लोग पीछे छोड़ जाते हैं। वहां कौन बचता है? सोचने वाली बात है। और क्या तेजी से बढ़ते शहरों के सामने कोई नई मुश्किलें नहीं आती होंगी, जैसे भीड़, प्रदूषण, पानी की कमी? बिल्कुल आती होंगी। ये जो माइग्रेशन है, ये एक ही देश में दो अलग-अलग दुनिया बना रहा है। एक भागती दौड़ती शहरी दुनिया और एक पीछे छूटती ग्रामीण दुनिया। इस संतुलन को हम कैसे साधेंगे, ये सोचना भी जरूरी है।